नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। मिडिल ईस्ट में इज़राइल और ईरान के बीच वॉर चल रहा है। इस वॉर में इज़राइल ने अब तक काफ़ी नुकसान पहुंचाया है इराक को, और आज इस बात की पुष्टि हुई है कि इज़राइल के हमले में ईरान का न्यूक्लियर प्लांट जो है वो तबाह हुआ है और लगभग 15,000 सेंट्रीफ्यूज डैमेज हुए हैं। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने इसकी पुष्टि की है। ये जो ईरान का अंडरग्राउंड यूरेनियम प्लांट है, ये बुरी तरह से नष्ट हुआ है। इसकी आज पुष्टि हुई है भूमिगत जो उनका ईरान का प्लांट है उसमें। अब ये काफ़ी दिनों से बात हो रही है कि इस हमले में, इस वॉर में इज़राइल को जो नुकसान होगा, इसलिए कि जब ईरान ने हमला किया था, उनके जो आर्मी चीफ है उनको मार दिया था और बहुत सारे लोगों को मार दिया था। उसके बाद से रिटेलिएट किया था ईरान ने, और कुछ तेल अबीब में, यरूशलेम में और कई इलाकों में ईरान ने हमला किया। उसमें बहुत सारे सिविलियन के मारे जाने की संभावना है। और जो अब तक का एस्टीमेट आ रहा है, उस एस्टीमेट के हिसाब से ईरान के हमले में कुल 24 कुल इजरायली मारे गए हैं, और इजराइल के अटैक में कुल 224 ईरानी मारे गए हैं। उसमें बहुत ये जो न्यूक्लियर हब की बात है, उसके अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट लोग मारे गए हैं ईरान की दृष्टि से। अब इसमें दो बातें चल रही हैं। एक तो ये कि वहाँ जो उनके राष्ट्रपति हैं, या उनको कह लीजिए जो ईरान के सर्वेसर्वा खोमैनी साहब हैं, वो लगातार एग्रेसिव बात कर रहे हैं, जबकि उनके विदेश मंत्री ये कह रहे हैं कि हमको एक मिडिल पाथ वो करके और इस मसले को रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। ये दो तरह की कॉन्ट्राडिक्टरी बातें सामने निकल कर के आ रही हैं, लेकिन जो ये ईरान के जो नेता हैं वो इस मामले में कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। अब तक 14 परमाणु वैज्ञानिक भी मारे जा चुके हैं इन हमलों में। तो इससे जो बात कही जा रही है, जो चाहे अमेरिका कह रहा है, चाहे इजराइल कह रहा है, अमेरिका का लगातार, और यूरोप के बहुत सारे देश इजराइल के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं। अमेरिका लगातार कह रहा है कि ईरान जो है, ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बना सकता है। इजराइल कह रहा है कि हम ईरान को न्यूक्लियर बम नहीं बनाने देंगे, और इसीलिए उनके न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला कर रहा है। और ये जो स्थिति है, इसमें बहुत सारे अड़ोस पड़ोस के और भी देश हैं जो इस बात से सहमत हैं कि ईरान अगर न्यूक्लियर बम बना लेगा तो वो आस पड़ोस के बहुत सारे लोगों के लिए जीना दूभर हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात ये है कि जो इसके अलावा जो अड़ोस पड़ोस के देशों को तो दूभर हो ही जाएगा, बहुत सारी और समस्याएं आएंगी। आतंकवादियों के हाथ बम जा सकता है, और वो एक डर्टी बम होता है जो अगर आतंकवादियों के हाथ में चला गया तो उसका उस बम के फटने से न्यूक्लियर बम जितना नुकसान तो नहीं होता है, लेकिन उसमें जो उससे भी नुकसान होने की संभावनाएं बड़ी रहती हैं, और काफ़ी नुकसान हो सकता है। अब खमेनी जो हैं वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि वो अब इज़राइल को सबक सिखाएंगे। लेकिन अगर एस्केलेट होता है मामला, जैसे ये खमेनी की जिद है कि वो अमेरिकी इंस्टॉलेशंस पर भी हमला करेंगे। अगर अमेरिकी इंस्टॉलेशन पर हमला करेंगे तो अमेरिका भी वार में आ सकता है, और फिर ईरान के लिए वैसा ही हाल होगा जैसा सीरिया का, ईरान का, इराक का, या बाकी और मिडिल ईस्ट के देशों का हुआ है। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है
कि हाइफा पर भी अटैक किया था ईरान ने। हाइफा पर अटैक करने का सीधे फ़ायदा केवल चीन को है। चीन को फ़ायदा सिर्फ इसलिए, और चीन इसीलिए ईरान के साथ खड़ा हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि हाइफा पर अटैक के कारण जो G20 में आईमेक पर सहमति बनी थी, वो आईमेक की सहमति को नुकसान होगा। इसलिए वो हाइफा पर जो अटैक है वो चीन को फ़ायदा देगा, और चीन इसमें इस कारण से उनकी मददगार हो सकता है। हालांकि चीन के आर्म एंड एम्यूनिशंस का हाल अभी भारत पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में नज़र आया, बुरी तरह से एक्सपोज हुआ। दूसरी तरफ रशिया जो ईरान के साथ डील में है, उनका रशिया का S-300 उनके पास है, लेकिन वो S-300 कितना इफ़ेक्टिव साबित हो पा रहा है ये सबको पता है। भारत के पास S-400 है, और भारत ने किस तरह से S-400 का इस्तेमाल किया ये सबको मालूम है। भारत के पास अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी भी है जिसने भारत को पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट में बहुत मदद की, जो बात लोगों को समझ में नहीं आ रही है। इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी न ईरान के पास है, न ईरान की सेना, न ईरान के पास बाकी वैज्ञानिक हैं जो इस तरह की मदद कर पाते हैं। अब इसका एक और पक्ष है, जो ईरान के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ की सेना उतार देंगे इजराइल के खिलाफ। इजराइल और ईरान जो है वो 2000 किलोमीटर की दूरी पर हैं, तो वो 2000 किलोमीटर की दूरी पर 1 करोड़ की सेना ले जा कर के क्या करेंगे और कैसे ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे? तो ये इमोशनल आउटबर्स्ट ज़्यादा है स्ट्रैटेजिक आउटबर्स्ट से। तो ये दूसरी बात हो गई। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि जो ये कहा जा रहा है कि पूरा इस्लामिक वर्ल्ड एक हो जाएगा, और इसीलिए बार बार न्यूक्लियर बम को जो भी इस्लामिक देश बनाने की कोशिश करता है वो उसको इस्लामिक बम नाम देने की कोशिश करता है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे ईरान हो, या बाकी और लोग हैं। एक और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन जिन देशों ने, मिडिल ईस्ट के जिन जिन देशों ने न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश की वो तबाह हुए हैं। उनके पास और कोई तबाही के अलावा और कोई उनके पास दूसरा रास्ता बचा नहीं है। तो क्या ईरान भी अपनी तबाही को आमंत्रित कर रहा है? अगर जियोग्राफी के हिसाब से देखा जाए तो ईरान और इज़राइल का जियोग्राफिकल कंपैरिजन में कोई अंतर नहीं है। लगभग हरियाणा का आधा इज़राइल है अगर उसको कंपैरेटिवली समझने की कोशिश करें। और ईरान बहुत बड़ा देश है, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण बात है जिसको और भी समझने की आवश्यकता है, ईरान जो है वो लगातार आर्थिक रूप से स्ट्रगल कर रहा है। वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और जो सरकार है वो अनपॉपुलर है। मतलब उसमें ये जो खमेनी साहब हैं ये बहुत अनपॉपुलर हो गए हैं। ये एक बड़ा कारण है कि वहाँ पर ये जो रिलीजियस सेंटिमेंट है इसको विप अप किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो अमेरिका या इज़राइल की स्ट्रेटजी हो सकती है, इज़राइल की स्ट्रेटजी तो नहीं, लेकिन अमेरिका की स्ट्रेटजी हो सकती है कि इस तरह के मामले में अगर ईरान लगातार उलझा रहता है तो वो वहाँ बहुत सारी चीज़ें निगलेक्ट होंगी जो निगलेक्ट हो रही हैं, और बहुत ख़राब स्थिति में है ईरान। अगर इकोनॉमिकली देखा जाए, तेल का और इस सब चीज़ों का भी बहुत सारा, चूँकि अमेरिकी सैंक्शन है तो बहुत सारे लोग उसको ख़रीद नहीं रहे हैं। और इस बात को समझ लेना चाहिए कि इस तरह की स्थिति वेनेजुएला की थी। वेनेजुएला रिच कंट्री है पेट्रोलियम प्रोडक्ट के कारण, लेकिन अमेरिका के प्रतिबंधों के कारण वो पूरा देश बर्बाद हो गया है। और बावजूद इसके कि वो पेट्रोलियम रिच देश है और आज की साल में है, उसका समझ सकते हैं। ईरान भी कमोवेश उसी दिशा में जा रहा है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट उसके लोग खरीदेंगे नहीं तो उनकी इकॉनमी का क्या हाल होगा, इसको आप समझ सकते हैं। तो जब इस तरह के इंटरनल डिस्टर्बेंसेस या इस तरह के इंटरनल रिसेंटमेंट शुरू होगा, लोग विरोध करना शुरू करेंगे, जिसको दबाने की कोशिश ये इस्लामिक बम और इमोशनल वो है कि हम इज़राइल को
बर्बाद कर देंगे, इजराइल को तबाह कर देंगे, उससे समेटने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अमेरिकी स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि किसी तरह से सरकार को अनपॉपुलर करो और सरकार वहाँ रिजीम बदल जाए। रिजीम बदलने के बाद जो ये न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये रुक जाएगा, इसलिए कि जो विदेश मंत्री हैं वो लगभग इसी तरह की बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को, और दूसरा ये कि जितना डिस्ट्रक्शन हो गया है उसके बाद न्यूक्लियर प्रोग्राम उनका लगभग ख़त्म जैसा ही है, तो वो अब नहीं संभव है। फिर मसला घूम फिर करके आता है कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके खिलाफ इजराइल लड़ाई लड़ रहा है और भारत भी जिसके खिलाफ लड़ता रहता है, उससे मुकाबले के लिए इजराइल लगातार वो है कि जब तक ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये जब तक इनको पूरी तरह से नाबूद नहीं किया जाता तब तक रीजन में पीस नहीं आ सकती, चाहे हमास हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे हुती हो। अब हमास के टेररिस्ट जो हैं वो कश्मीर तक पहुंच गए हैं, चूँकि यहाँ पूरी तरह से गाजा नष्ट हो गया है, तो अब वो उस इलाके में बचे नहीं हैं, तो उनके पास वो जॉबलेस हो गए हैं, वहाँ भी बेरोजगारी आ गई है, तो वो कश्मीर में उनको पाकिस्तान मुहैया करा रहा है कि वो कश्मीर में जा कर के डिस्टर्बेंस पैदा करें। इस तरह की इंटेलिजेंस इनपुट और इस तरह के मूवमेंट्स अभी कुछ दिन पहले जब भारत और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसके कुछ दिन पहले दिखे थे, घोड़े से यात्रा करते हुए, उनके पीछे बड़ा कैवलकेड चला था। तो आतंकवाद एक बड़ी समस्या है और डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो ये पूरा का पूरा इलाका है उसको आतंकवाद को सह देता है, तो उससे भी जब तक निजात नहीं पाते हैं तब तक ये कॉन्फ्लिक्ट रुकने की उम्मीद नहीं है। तो चाहे ये हमास, हिजबुल्लाह, हुती का मामला हो, चाहे न्यूक्लियर कैपेबल बनने का मामला हो, ये मामले अमेरिका के साथ ईरान का कॉन्फ्लिक्ट जारी रखेंगे। और इस मामले में जो इजराइल की पॉलिसी है और अमेरिकी पॉलिसी दोनों एक तरफ हैं, दोनों का ये कहना है कि हम ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है। दूसरी तरफ इस्लामिक देशों का जो मानना है या जो फ़िलिस्तीन का मामला है वो उस पर टू नेशन थियरी पर भी सहमत नहीं बनती। हमास का अपना नारा है फ्रॉम रिवर टू सी। तो ये बड़े कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं। दूसरा इस बात को लेकर के भी जॉर्डन पैलेस्टीनियंस जो है वो बड़े नंबर पर जॉर्डन में रहते हैं, गाजा पट्टी में तो बहुत छोटा सा है, और जो ग्रेटर जॉर्डन की बात हो रही थी उसका हिस्सा था। ये बहुत सारे हिस्टोरिकल और फैक्ट्स हैं, लेकिन कुल मिलाकर के अगर अभी का कॉन्फ्लिक्ट देखा जाए तो अभी का कॉन्फ्लिक्ट दो चीज़ों पर बेस्ड है, टेररिज्म और न्यूक्लियर पावर बनने की ईरान की सनक। उस पर बहुत क्लियर स्टैंड है। भारत का इस पूरे मामले में बहुत क्लियर स्टैंड है, उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे नहीं, मतलब मेरा अपना आकलन यह है कि ईरान को इस मामले में अपने कदम खींचने पड़ेंगे। इसके अलावा उसके पास दूसरा ऑप्शन बर्बादी वाला है। अब ये डिसाइड करना है ईरान के नेताओं को या ईरान की जनता को कि आगे उनका कदम क्या होगा। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।